ओके जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग कुछ इस तरह की बातें स्टार्ट की थी सलमान और से फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर एक्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। तो मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत एडवांस स्टेज है, तो इनफैक्ट हमें बेसिक एलिमेंट्स कवर करने हैं। और बेसिक एलिमेंट्स का मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो है वो बेसिक एलिमेंट्स पे ही मुश्तमिल है। उसके बाद हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंचेंगे। सो अज्यूम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो ज़रा एलिमेंट्स पे ही बात करते हैं। सपोज ये पर्सन अगर सलमान है, ये अगर एक ऑफर कर रहा है और ऑफर कुछ इस तरह की है कि सलमान कहता है मैं गुड्स डिलीवर करूंगा फॉर से 50,000 रुपीज, अज्यूमिंग ये इनका आपस में तय पा रहा है। सो इफ सलमान इज मेकिंग एन ऑफर, तो लॉ कहता है ये बंदा कौन है? ऑफरर। ठीक है, अब ही इज मेकिंग एन ऑफर। ऑफर होती क्या है? मैंने कहा दो ही चीजें हो सकती हैं, ये बातें हमारी हो चुकी हुई हैं, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, यही दो चीजें ऑफर मैक्सिमम ऑफर हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं या तो किसी काम का करना चाह रहा हूं किसी के लिए, या किसी काम से रुक जाना चाह रहा हूं। यहां पे मैं गुड्स डिलीवर करना चाह रहा हूं फॉर 50,000 रुपीज, टू डू समथिंग। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मिस्टर एक्स। बात समझ आई? और बदले में क्या चाहता हूं? उसकी रजामंदी, उसकी असेंट, उसकी कॉन्सेंट, जो मर्जी कह लो। सो अल्टीमेटली मुझे इसकी बदले में इसकी कॉन्सेंट चाहिए। तो जिसको ऑफर की जा रही होती है उसे आप बोलते हो ऑफरी। ये टाइटल्स हैं डिफ। So the one who is making an offer is called offerer and the one to whom the offer is made is called offeree. बात समझ आ गई? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। लॉ कहता है अगर ऑफरी के पास दो राइट्स है ना, या तो वो एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले। सो एक्सेप्ट और रिजेक्शन का राइट है। अब आता हूं स्टेज पे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इट विल बिकम अ प्रॉमिस, और इन्हीं लोगों के नाम चेंज हो जाएंगे। ऑफरर वुड बी कॉल्ड प्रोमिजर और ऑफरी को कहेंगे प्रोमिजी। पोजीशंस हैं सिर्फ, और पोजीशन के नेम चेंज कर दिए। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन अटैच हो, अगर कंसिडरेशन अटैच हो, अब कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेनिफिट, टू वे बेनिफिट। आसान लफ्जों में भी, चूंकि हम आगे नहीं गए हुए और इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी चैप्टर नंबर 3 में, तो टू वे बेनिफिट्स की बात करता है। दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट मौजूद होना चाहिए। अगर आप गौर करो तो सलमान के लिए बेनिफिट क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में, या ये जो एग्रीमेंट फिलहाल प्रॉमिस हुआ है इसमें? पैसे। और एक्स के लिए बेनिफिट क्या है? गुड्स। और एक और मजेदार बात यहीं पे, सलमान की एक ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स, जो कि दूसरी पार्टी का क्या बन जाएगा? राइट। और जो एक्स की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर 50,000 या टू पे 50,000, ये सलमान का राइट है। सो एक पार्टी की ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट बन जाती है। और यही वजह है जब आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते टाइमली एज पर द टर्म्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, आप फुलफिल नहीं करते, तो आपकी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने की वजह से किसी का राइट डैमेज होता है, और फिर वो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि जनाब इसने मेरा राइट डैमेज किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलता हूं। सो कंसिडरेशन एक्चुअली द टू वे बेनिफिट, दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट मौजूद है, एक के लिए गुड्स और दूसरे के लिए 50,000 रुपीज। ये बेनिफिट मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी कैसे? जिस तरह मॉनेटरी बेनिफिट कैसे, जिस तरह ये 50,000 रुपीज सलमान को मिले, मॉनेटरी बेनिफिट। ये गुड्स मिलनी है एक्स को, बेनिफिट है बट नॉन मॉनेटरी है। सो बेनिफिट जो है वो मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब एक और बात यहां पे, बेनिफिट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होना मैटर नहीं करता लॉ में, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल इटसेल्फ कोई बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रॉपर्टी 5 लाख की प्रॉपर्टी 10,000 में बेच दूं, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। भाई मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? भाई बायर सेलर एग्री हैं,
सेलर बायर कह रहे हैं, सेलर बायर ऐसी हैं, तो तुम्हें क्या मसला? लॉ को तो देखो, लॉ को तब तकलीफ होगी जब कोई लॉ के पास जाएगा, जब कोई कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल करेगा, लॉ को तो तब समझ आएगी अच्छा कोई तकलीफ है। क्या बात समझ आई है? अदरवाइज तो लॉ में कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा तो किसी को कोई मसला नहीं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, इनहेरिटेंस लॉ की वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बाप क्या करते हैं, जिनकी खाली बेटियां होती हैं वो अक्सर अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड नहीं बनाते क्योंकि वो चैलेंजेबल होती है, वो सेल डीड बनाते हैं। वो वही प्रॉपर्टी अपनी बेटी को बेच देते हैं, फ्री में नहीं, बताता हूँ। वो प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की है, वो अपनी बेटी को 10 लाख में बेच देते हैं या 5 लाख में बेच देते हैं। अब सेलर बायर दोनों विलिंग है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपनी बेटियों को काम कर देते हैं वो प्रॉपर्टी। सपोज एक ही बेटी है तो एक ही बेटी को सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1.5 करोड़ 1 करोड़ और बिक कितने में रही है? 5 लाख में। लॉ को कोई तकलीफ नहीं। इनसिग्निफिकेंट कंसिडरेशन होना लॉ में ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, अनलेस किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन हो, अनलेस पार्टी को ऑब्जेक्शन हो। ठीक है, कल को हो सकता है ओके मैंने प्रॉपर्टी दी अपनी बेटी को और मैंने आखिर में कल में कहूँ ओहो ये तो मैंने किया ही नहीं, या ये मेरी रजामंदी से नहीं हुआ, तब प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज लॉ को कोई बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ कहता है तुम्हारी चीजें मर्जी की बेचो, भाਵੇਂ मेरी तरफ से 10 रुपए की बेचो। तो लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों को फिर सेल डीड देते हैं और टैक्स से बचाने के लिए वैल्यू को बहुत कम कर देते हैं। और फॉर सेफ साइड कंसल्टेंट उन्हें मशवरा देता है कि आप क्या करें, उतने पैसे अपने बाप के अकाउंट में डलवा के दोबारा निकाल लें। भाई पैसे देने थोड़ी, एक्चुअली तो बाप ने पैसे लेने हैं, वैसे बाप तो गिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक सिक्योर्ड वे यूज कर रहा है। तो बेटी को इतना कंसल्टेंट सजेस्ट कर देता है कि भाई आप ऐसा करो कि आप ना अपने बाप के अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफर करो और बाद में अपने बाप से ले लो। तो डीड क्या हो जाएगी? रियलिस्टिक हो जाएगी, साउंड हो जाएगी, लीगैलिटी में साउंड हो जाएगी। क्या बात समझ आई? सो लॉ को कोई तकलीफ नहीं है इनसिग्निफिकेंट कंसिडरेशन से। यहां तक बात समझ आ गई? सो अगर आपका प्रॉमिस, जी बेटे, अगर आपका प्रॉमिस बैक्ड हो बाय द कंसिडरेशन तो इट विल बिकम अ एग्रीमेंट। अब लॉ की नजर में एक एग्रीमेंट बन गया। So promise become accepted, offer become accepted becomes a promise. If promise backed by consideration becomes a agreement. हाँ, अब ये एग्रीमेंट अगर enforceable by law हो तो फिर जाके ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। enforceable by law, देन ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब enforceability by law का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्टीज की इंटेंशन हो टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज की इंटेंशन हो टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। भाई देखो, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन को लॉ के जिम्मे, लॉ किसी खाते में नहीं लाता। देखो, अगर ऐसी बात होती कि लॉ परवाह करता मॉरल ऑब्लिगेशन की या रिलीजियस ऑब्लिगेशन की, तो एमनेस्टी स्कीम्स कभी ना आती, जो कि हर साल के एंड पे आ जाती हैं। प्ली बार्गेन्स वाली, प्ली बार्गेन नहीं होता, इनफैक्ट वो कहते हैं भाई आपके कोई ऐसी एमनेस्टी, आपके कोई ऐसी जायदाद है जो आपने काला धन हो, जो आप वाइट कराना चाहें, तो आजकल हमारे पास सर्फ मौजूद है, आप वाइट करा लें। लोकल प्रॉपर्टी छुपाई हुई है, चोरी की हुई है, 4% हमें दें, हम साफ कर देंगे। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, कोई लोकल नहीं है, तो 5% दें, हम साफ कर देंगे। और मजे की बात यह, जो प्रॉपर्टी आप क्लीन करवाएंगे वो कभी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, कभी भी लाइफ में उसके ऊपर केस ही नहीं बन सकता, ताकि हमें पता है कि ये हराम की कमाई है और मतलब इलीगल सोर्स ऑफ मनी है, हम जानते हैं। लेकिन आपने चूंकि हमसे वाइट करा ली है, हमने धो दी अच्छी तरह, तो इसलिए आपको पूछेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस तरह तो फिर हर लोग डरेंगे ना। अगर एमनेस्टी स्कीम में ये ऑफर ना हो और कल को के आपकी प्रॉपर्टी क्लीन हो, आप बताएं जी मैंने देखें दुबई, जिस भी ये आजकल एक लीक्स चल रहा है, दुबई लीक्स, अब जी हमने दुबई में 2 प्लॉट बनाए हुए थे, ठीक है, अब बता दिए आप पकड़ने आ गए हो, ऐसे नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? और वो दुबई लीक्स वाला भी ना एक अजीब सा ड्रामा है, ठीक है, वो अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो शायद, अगर बल्कि मैं यूं कहता हूँ कि आप सोर्सफुल इन्फॉर्मेशन पढ़ें। शबर जैदी का एक इंटरव्यू है, बहुत छोटा सा, कोई 3 मिनट का, 4 मिनट का नहीं, 5 मिनट का होगा गालबन,
पता नहीं किसके साथ है, मुझे याद भी नहीं है। शबर जैदी का रिसेंट इंटरव्यू है इसी चीज़ के ऊपर, यूएई लीक्स के ऊपर, ये जो दुबई लीक्स हुई हैं। आप वो सुनना, आपको समझ आएगी कि अच्छा ये तो एम ही बस मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। इनफैक्ट मीडिया ना हर बंदे को ना अपने हिस्से के ना बेवकूफ़ चाहिए पॉपुलर होने के लिए, तो ये बेवकूफ़ी है। अब सब ये कह रहे हैं कि देखो इसका भी प्लॉट निकल आया, जर्नैल का भी प्लॉट निकल आया, ये इनका भी प्लॉट, ऐसे ही कह रहे हैं ना, ये जजेस के भी प्लॉट निकल आए, लाइक दैट। अब मज़े की बात ये है कि 19 वो गालबन रेफर भी कर रहे हैं शबर जैदी साहब ने इंटरव्यू में कि 1992 से 2018 तक, गालबन 18 तक, हाँ 2018 तक, इस टेन्योर में हमने हुंडी को लीगलाइज किया हुआ था कि आप जो भी कमाएं, जिस तरह भी, ठीक है, बुरा काला धन चिट्टा धन जो भी है आप कमाएं, और पैसे एक मनी चेंजर के थ्रू बाहर ले जाएं और बाहर जो मर्जी खरीदें। तो लोग करते रहे, लीगली करते रहे, किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। देख वो एक बेटा, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। रिटर्न में नहीं डाला जी, चलो वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। उसमें से आधे से ज्यादा लोग कहते हैं वो बस शिफ्ट हो चुके हैं। आप लोगों को लग रहा है कि वो यहाँ रहते हैं, यहाँ तो रहते कोई नहीं है। सो वो कहते हैं इनफैक्ट वो इधर की प्रॉपर्टी, तो फिर इधर की रिटर्न क्यों फाइल करे वो? हाँ, जो हैं वो इक्का दुक्का होंगे, उन्होंने डिक्लेयर किया होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब हलाल, जब राइट था, लीगल, हलाल नहीं कहना चाहिए, लीगल था। तो हमने बहुत सी खराबियां अपनी लीगैलिटी में खुद क्रिएट की हुई थी। आज हम उन पे वावेला मचा रहे हैं, उसकी रीजन है आज हम हुंडी बंद कर चुके हैं, लॉ चेंज हो चुका है, तो हम वो अगेंस्ट खड़े हो गए कि ये देखो इसकी भी प्रॉपर्टी निकली, उसकी भी निकल आई। तो ये शबर जैदी का बड़ा खूबसूरत उसके ऊपर 5 मिनट का क्लिप था। तो आपको रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि अच्छा यार वो जो सारा वावेला चल रहा है 2-3 दिनों से, वो सब बोगस इन्फॉर्मेशन है। कोई ये नहीं बताना चाह रहा कि ये लीगल था तब, ठीक है। चलो आपके साथ हैं। सो मैं समझाना क्या चाहता कि इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब है पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें, ठीक है। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मकसद ये है, पार्टी मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें मतलब कि पार्टीज की इंटेंशन हो कि अगर ये सामने वाले ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं अपना राइट एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि इसने ऑब्लिगेशन ना परफॉर्म की तो अल्टीमेटली तो मेरा राइट डैमेज होना ना। सो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाऊंगा। क्या बात समझ आ रही है? सो इनफैक्ट ये है लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एग्रीमेंट में वो एब्सेंस हो, वो लीगल ऑब्लिगेशन की इंटेंशन ही ना हो, फिर जैसा मैं अक्सर एक एग्जांपल दे देता होता हूँ मिसेस की, कि अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे भी पहले बल्कि एक छोटी सी बात समझाता हूँ, जैसे डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं, उसी में मैं एक हमेशा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं अपनी मिसेस को बोलूँ कि भाई तू 15 मिनट खामोश बैठ, तुझे एक सूट लेके देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक ऑफर की, बात समझ आ रही है, उसने एक्सेप्ट कर ली, मरते मरते बेचारी ने एक्सेप्ट कर ली। अब इनफैक्ट द ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, है भी लॉफुल, कोई अनलॉफुल बात तो नहीं की, कंसिडरेशन भी है दोनों के लिए, मेरे लिए सुकून, पीस ऑफ माइंड, और उसके लिए सूट। आगे चलिए, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब यहां पे आके क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा होगा कि वो 15 मिनट बाद कहे कि अच्छा भी चलो भी अब सूट लेने चलें, और मैं कहूँ कैसा लगा मजाक, तो फिर हॉस्पिटल में ही आंख खुलेगी, ठीक है। सो टेक्निकली समझा रहा हूं, क्या वो केस करने चली जाएगी फाइल कि हाँ भाई ठीक है हस्बैंड पे केस फाइल करती हूँ, इसको अंदर कराती हूँ, इसने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया? नहीं, इंटेंशन थी ही नहीं पार्टी की टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इंटेंशन नहीं थी। तो अब इसका मतलब है सब कुछ ठीक था यहां तक, बट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। इसका मतलब एग्रीमेंट तो ठीक है, लॉफुल है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट हुई। क्या बात समझ आ रही है? जबकि इसके बरक्स कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मैंने गुड्स डिलीवर किया, आप पैसे नहीं दे रहे, तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, 1 महीने इंतजार कर लूंगा, 2 महीने, 3 महीने सब्र कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। और आगे जब इन्फोर्स करने की बारी आती है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जैसे आपने कहा कि गुड्स का एग्रीमेंट पैसे और गुड्स का, अब कोर्ट के अंदर जाकर वो पार्टी जो है वो मुकर जाएगी कि हमारी इंटेंशन ही नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी, ये इंटेंशन है या नहीं है। अब इसमें ये होता है, देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि देखो पहली बात तो कि वर्बल एग्रीमेंट भी उतना ही पावरफुल है जितना रिटर्न लीगैलिटी में, बताने लगा ना,
एक तो बात होगी वर्बल एग्रीमेंट भी उतना ही पावरफुल है जितना रिटर्न, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब वो कहता है जी वहां पे जाके जी मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो वहां पे ये अब जो सेक्शन की गाइडेंस मौजूद है वो ये मौजूद है कि भाई ये डोमेस्टिक रिलेशन है या कमर्शियल रिलेशन। अब कमर्शियल रिलेशन है गुड्स का, तो कमर्शियल रिलेशनशिप के अंदर ये प्रिजम्पशन ली जाती है, फर्स्ट प्रिजम्पशन ये होती है कि जनाब यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, कि इसके बरक्स इन्होंने कुछ लिख के तय किया हो, कोई एविडेंस हो, अदरवाइज तो ये है ही बिजनेस एग्रीमेंट और ये तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जबकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर गाइडेंस मौजूद है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में पहली प्रिजम्पशन ये है कि पार्टीज की इंटेंशन ही नहीं होती टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, कि इसके बरक्स कुछ तय किया हो। अब जरा इस बात को भी समझ लेते, बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। आप खुद सोचो, बहन भाइयों में क्या सेल डीड साइन नहीं होती? होती है। भाई अक्सर एक भाई दूसरे से जायदाद खरीदता है या कोई और चीज़ खरीदता है तो लीगल बकायदा पेपर साइन होते हैं। अब है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन तुम लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर बकायदा साइनिंग सब कुछ करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हो भाई डोमेस्टिक रिलेशन है, लेकिन तुमने उस प्रिजम्पशन के अगेंस्ट चले गए, तुमने कहा नहीं जनाब हमारी स्पेसिफिकली इंटेंशन है, अब ये मेरा भाई मुझसे जायदाद लेने के बाद पैसे नहीं देता, मैं केस फाइल कर दूंगा। क्या बात समझ आ रही है? सो डोमेस्टिक में पहली प्रिजम्पशन ये और कमर्शियल में वहां पे प्रिजम्पशन ये कि ये पार्टी। अब अगली बात, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये प्रूफ करना कितना मुश्किल हो जाए। देखो बेटे, हिस्टोरिकल जो आपका रिलेशनशिप होता है ना विद द सेम पर्सन, वो इस चीज़ का एविडेंस बन जाता है। आसान लफ्जों में देखो, मेरा तुम्हारे साथ एक बिजनेस रिलेशन चल रहा है, पिछले 5 सालों से वर्बली चल रहा है, तो फिर आज भी तो वही चला है। असम्पशन नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमने मेरे साथ ट्रांजेक्शन्स की, तुमने पेमेंट्स भी की होंगी, एविडेंस मेरे पास भी होंगे, तुम्हारे पास भी होंगे। मैंने गुड्स भेजी होंगी तो तुमने डिलीवरी नोट भेजा होगा, उसकी एक कॉपी मैंने भी रखी होगी कि तुमने माल रिसीव कर लिया, जिस पे तुम्हारे सिग्नेचर भी होंगे। फिर तुमने मुझे पेमेंट्स भी की होंगी थ्रू कैश, चेक, जो भी होगा, मेरे पास उसका भी एविडेंस मौजूद होगा। अगर मैं इंसान के बच्चों की तरह बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास एविडेंस है तुम्हारी पिछली तमाम ट्रांजेक्शन्स का। हाँ, लेकिन देखो, आप या तो नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की चेंज कर लो। आप अगर वही चीज खरीद रहे हो, मुझसे हर दफा कुकिंग ऑयल के 500 कार्टन ही खरीदते हो या 300 200 इतने कार्टन लेते हो, तो आज भी तो वही लिए हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी तो वही है, वो जो सपोर्ट करेगा इस बात को कि ये तो इंटेंशन थी टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये वही रिलेशन है जो पिछले 5 साल से चला आ रहा है। तो फिर सबके पैसे दिए तो इसके क्यों नहीं दे रहा? अब फिर गुड्स क्यों नहीं? पॉइंट ये है, फिर अगर रिफ्यूज ही करना था उसी टाइम पे कर देना, फिर गुड्स क्यों नहीं? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? चलो जी, इसी इधर से इधर पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन इज द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। मैं डायरेक्टली प्रपोजल पे आता हूं। प्रपोजल की डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग with a view of obtaining the assent of that other, दूसरे की रजामंदी लेनी है, he is said to make a proposal। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल 1 पढ़िए प्लीज। और प्रपोजल इज कॉल्ड एन ऑफर। पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 1, क्लियर है? आगे चलूं। कहते हैं when the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। तो आगे उसने वही डायग्राम बनाई हुई है, समझ आ गई? आगे चलूं, एग्जाम्पल 2 पढ़िए।
जी पढ़ लिया, आगे चलो। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, द वन हु इज मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द। आसान सी बात, एग्जांपल 3 पढ़िए प्लीज। जी क्लियर एग्जांपल। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोमिसर इज आल्सो कॉल्ड ऑफरर एंड प्रोमिसी इज कॉल्ड एन ऑफरी। तो स्टेजेस हैं डिफरेंट। जब प्रॉमिस बन गया तो प्रोमिसर बोल दिया, उससे पहले ऑफरी बोल रहे हो उसको और ऑफरर बोल रहे हो। इज दैट क्लियर यहां तक? जी ओके। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब टू वे कंसिडरेशन हो, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। जल्दी से देखिए और एग्जाम्पल 4 देखिए फिर प्लीज। कोई एग्जाम्पल ना समझ आए तो प्लीज़ बिला झिझक पूछ लीजिएगा। अभी तो बहुत आसान एग्जाम्पल्स हैं, आगे चल के अगर कोई एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम आए तो क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा रखिएगा कि कुछ भी पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछ सको। चलो प्लीज़, क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट, और फाइनली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। आगे वही डेफिनेशन बनी हुई है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात तो समझ आ गई, अगर मैं इसको यूं लिख दूं और यहां पे एक सर्कल बना के लिख दूं कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि वो एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, या यूं कह लूं कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स दर हकीकत एग्रीमेंट होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हों। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी तो हो सकते हैं जो इन्फोर्सेबिलिटी की स्टेज को क्रॉस नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ। क्या ये बात समझ आ गई? अगली बात, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। The parties to an agreement must be bound to perform their promises, and in case of default by either of them must intend to suit. मतलब अगर तुम्हें कहते हैं parties in agreement must be bound to, अपने अपने obligation perform करने हैं। अगर for example perform ना किए, मैंने obligation perform ना किया तो सामने वाले का right damage होगा, फाइल करेगा suit। क्या बात समझ आई? कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। For an agreement to be enforceable by law, there should be legal obligation instead of social, moral और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। क्या बात समझ आ गई? इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है फुलफिल नहीं की, लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉरल नहीं की फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन से फर्क पड़ता है। वो फुलफिल नहीं करोगे तो आपके खिलाफ अगर किसी ने केस फाइल किया तो वो उसको सुनेगा, उसको एंटरटेन करेगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 5 पढ़िए प्लीज जी। जी चलूं आगे। क्लियर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, अभी मैंने एक बच्चे का आंसर करते हुए बोला कि अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, तो द यूजुअल असम्पशन है इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस अदरवाइज। तो पहली असम्पशन ये आती है कि भाई यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। हाँ,
अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, कि आपका पीस ऑफ पेपर, वो स्टैम्प पेपर, वो लीगल कागज इस बात का सबूत बन जाएगा कि नहीं 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 भाई, ये दोनों भाई हैं, लीगल रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशन है, बट इनकी इंटेंशन थी टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि नीचे गवाह भी आ रहे होंगे, सब कुछ आ रहा होगा। लीगल स्टैम्प पेपर देखा है कभी आप लोगों ने? सो इट्स एन एग्रीमेंट, आप नीचे साइन, नीचे गवाह भी आ रहे होंगे, तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी इंटेंशन थी। और अगली बात, इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट the usual assumption is that the parties intend to create legal obligation unless otherwise agreed upon। तो बिजनेस टर्म्स में सबसे पहली assumption यही है कि यहाँ पे तो पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहती थी, इसीलिए बिजनेस कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कर रहे थे आपस में, अनलेस अदरवाइज कि इसके बरक्स कोई चीज एविडेंस के तौर पे सामने आ जाए। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ये 3-4 जो हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, ये प्रोविजन ऑफ लॉ का पूरा मतलब चेंज कर देंगे। बात समझ आ गई? लॉ लिखने का वैसे अंदाज भी यही है कि लॉ हमेशा, कई दफा ऐसा होगा, आप जब इंशाल्लाह जाके आगे चल के जब कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट लॉ पढ़े होगे, तो लॉ हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा और फिर आगे अनलेस का वर्ड इस्तेमाल करके पूरी स्टेटमेंट का मतलब चेंज कर देगा, और समटाइम्स नेगेटिव स्टेटमेंट देगा और अनलेस लिख के पूरा मतलब चेंज कर देगा। तो ये दोनों ही अंदाज लॉ के हैं कि समटाइम्स किसी बात पे फोर्स करके कहता है और फिर कहता है अनलेस ये वाली कंपनी हो इसको छोड़ दो, ये रिलैक्स्ड है। फिर कहेगा, जैसा फॉर एग्जांपल कहेगा ये काम सब कंपनीज ने करना है एक्सेप्ट दैट कंपनी, तो फिर समटाइम कहेगा ये खबरदार ये काम किसी कंपनी ने किया तो एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, यानी सबको मना है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है। क्या मेरी बात समझ आई? तो ये लॉ लिखने का अंदाज है। एक अंदाज और भी मैं एक्सप्रेस कर चुका हूं, जो आप वहीं पे जाके पढ़ेंगे, वो है कि पावर सेक्शन, हमेशा सेक्शन का आगाज, किसी भी सेक्शन का, आप कोई भी सेक्शन उठा के देखोगे, अगर उससे रेलिवेंट गाइडलाइन, उस पॉइंट से, उस रेलिवेंट जो भी आप कहो लॉ जिस पॉइंट के बारे में लिखा गया है, वो अगर रेलिवेंट गाइडलाइन कहीं और भी मौजूद है, जैसा फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मैं कहता हूं टेक्स्ट के अंदर उसका मुख्तलिफ जगहों पे कुछ मौजूद है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में जहां जहां मौजूद है, आपको वहां वहां सेक्शन की जो खूबसूरत लाइन है वो यूं मिलेगी कि वो बताएगा कि मेरी पावर ज्यादा है या वो फलां सेक्शन की पावर ज्यादा है। स्टार्ट ऐसे होगा, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन फलां या सब सेक्शन फलां ऑफ सेक्शन फलां। बात का आगाज ही, सेक्शन का आगाज ही ऐसे होगा। तो ये होता है पावर, कि भाई मेरी पावर ज्यादा है या उसकी पावर। समटाइम वो कहेगा मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, बाकी जो कहीं जहां लिखा है बकवास है, और समटाइम कहेगा जो कहीं भी कुछ लिखा है उसे वैसे ही महफूज कर लो, हाँ मेरी बात भी सुन लो। बात समझ आ रही? इसका मतलब अब आपका पावर, आपका सेक्शन क्या है? सबऑर्डिनेट, कोई है जो पेरेंट है, जो कंट्रोल कर रहा है। क्या बात समझ आई? और एक छोटी सी बात और, समटाइम्स लॉ में जर्नल गाइडलाइंस मौजूद होती हैं। जैसा मैं कहूं बिजनेस का वर्ड इस्तेमाल करके मैं सब बिजनेसेस के बारे में एक जर्नल गाइडलाइन दे दूं, लेकिन याद रखिएगा कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी मौजूद होती हैं टू द स्पेशल बिजनेस। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, जिस तरह कि अगर मैं ये कहूं, जिस तरह टैक्स के अंदर आप लोग अभी नहीं पढ़ के आए, शायद पढ़ा है, और अभी इस स्टेज पे शायद सिलेबस में ना हो, कैपिटल गेन के ऊपर एक सेक्शन है, कैपिटल गेन में एक सेक्शन है, उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी गाइडलाइन कहीं क्लॉज में भी है। अब जब हम पढ़ते हैं ना, तो सेक्शन कुछ और कहता है, क्लॉज कुछ और कहती है, तो फैसला कैसे करें, कौन सी बात सही समझें? तो फिर वहां पे एक जनरल रूल अप्लाई होता है, और वो ये होता है स्पेशल प्रोविजंस विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। आप देखते हो दोनों में से स्पेशली मेरे बिजनेस के रेलेवेंट गाइडलाइन कहां मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल क्लॉज में मौजूद है तो क्लॉज वो डोमिनेट कर जाएगी ओवर द सेक्शन। क्या बात समझ आई है जी? चलो जी, एग्जाम्पल 6 पढ़िए जी प्लीज। जी एग्जाम्पल 6, चलो आगे। प्रॉमिस एक्सप्रेस और इंप्लाइड, बेटे अब आसान से 2 वर्ड्स देखो।
जो प्रॉमिस ऊपर पढ़ के आए हो, एग्रीमेंट पढ़ के आए हो, व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हो, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मींस रिटन एंड ऑरल, ऑरल रिटन भी हो सकता है, और इंप्लाइड मीन बाय गेस्चर, बाय बिहेवियर भी हो सकता है। जिस तरह रिटन और ऑरल की बात करें, मैं फोन कॉल पे ही एक एग्रीमेंट कर लिया, यार सामान भेज दो, इतने केजी गुड्स फलां चीज भिजवा दो। अब मैंने ऑफर की है एक्सप्रेस वे में, एक्सप्रेस मींस ऑन अ फोन कॉल वर्बली, और इसने गुड्स भिजवा दी। मेरी बात समझ आई? ये एक्सप्रेस ऑफर है। हाँ, एक चीज ये हो सकती है जिस तरह बिजनेस वर्ल्ड में होता है, हम पीओ बेचते हैं, परचेज रिक्विजिशन, पीआर बोलते हैं, जो भी बोल दो, अपनी अपनी वर्ड है, पीओ बोलते हैं हम उसे, परचेज ऑर्डर। पीओ भेजो मैंने रिटर्न फॉर्म में कि मुझे ये गुड्स चाहिए इतने केजी एट द रेट ऑफ फ्ला, ये मेरी रिक्विजिशन भेजी मैंने। अब ये रिटर्न है तो एक्सप्रेस ही, ऑफर है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस दोनों तरह से हो सकता है, रिटर्न और ऑरल। इंप्लाइड क्या है फिर? और एक्सेप्टेंस भी ऐसे ही हो सकती है। उस बंदे ने आगे फोन पे कहा हाँ ठीक है, ओके डिलीवर्ड, मैं तो ये माल भेज देता हूँ। अब ये एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो गई। तो एक्सप्रेस मींस ऑरल और रिटर्न। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं कि एक्सप्रेस हो सकता है, तो इसका मतलब ऑफर भी एक्सप्रेस हो सकती है और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकती है। इंप्लाइड का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बड़ा आसान सी एग्जांपल है। आप अक्सर ये सिग्नल पे जाते हो, आपकी विंड स्क्रीन साफ करने वाले अक्सर बच्चे आ जाते हैं और फौरन से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर साबुन फेंक देते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल। खुदा खल्की में तो काम नहीं कर रहे ना कि सर आपकी स्क्रीन गंदी, मैं साफ कर देता हूँ, आप खुश रहें, ऐसा तो नहीं है। वो क्या कर रहे हैं अपने बिहेवियर से? आपको ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विस, ठीक है, ऐसा ही है। ये है इंप्लाइड ऑफर, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, रिटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ, वर्बल ऑरल नहीं है, वर्बल और रिटर्न नहीं है, बट इनफैक्ट बाय गेस्चर है। अब इसमें क्या होगा? आप नहीं करवाना चाहते, रिफ्यूजल है, तो लोग अक्सर आप देखा होगा हॉर्न पे हाथ रख देते हैं या अंदर से एक पैड़ी सी बूथी बना के उसको मना करते हैं कि खबरदार ना करी, राइट? वो रिफ्यूजल है कि ऑफर ही क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। और अगर आप रिफ्यूज नहीं करते, आप चुप करके बैठे रहते, उसे काम करने देते हो, तो ऑफरर ने अपनी सर्विस ऑफर की इंप्लाइडली, और आपने खामोश रहकर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यस, इसमें साइलेंस यस है। इनफैक्ट वो गेस्चर है ना आपका, वो गेस्चर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ ये बात मैंने पहले पता नहीं की है कि नहीं। सपोज उसने आपकी स्क्रीन साफ कर दी, आप बैठे हुए हैं, अब वो आपकी विंड्स आपके पास आया स्क्रीन पे और आपका रिक्वेस्ट करा आपकी सीट के पास कि पैसे दे दो। वो बेचारे के पैसे बने 20-30 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए, और क्या होगी। सो वो आपसे 30 रुपए मांगते हो और आप कहते हो मैंने कहा था। फिर आप वहां पे बदतमीजी शुरू करते हो, ठीक है, कि मैंने जो बोला कि तूने साफ किया, और वो बेचारा कुछ भी नहीं कहता और अगली कार के पास चला जाता है। ऐसा ही होता है ना, आपने अक्सर ये सिनेरियोज देखे होंगे, बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, हर सिग्नल भी मिल जाते हैं तकरीबन। सो अब इनफैक्ट अगर आप गौर करो, वो आपके खिलाफ कोई केस फाइल क्यों नहीं कर रहा? हालांकि उसका लीगल राइट तो है, बट पॉइंट ये है, लीगल केस फाइल करने की फीस इतनी ज्यादा है कि उससे बेनिफिट जो मिलना है वो बहुत छोटा है। सो इनफैक्ट समटाइम्स बिजनेस वर्ल्ड के अंदर यही प्रॉब्लम चलती है कि लीगल कॉस्ट कहीं ज्यादा हो जाती है उससे मिलने वाले लीगल बेनिफिट से। उस स्टेज पे आके कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो भी केस की तरफ जाना चाह रहा था, या जिस बेचारे के साथ पैड़ी हुई है, वो एग्रीव्ड पर्सन, वो एग्रीव्ड पार्टी केस फाइल नहीं करती। जैसा फॉर एग्जांपल, मैंने इस बच्चे से रिकवर करने हैं से 50,000 रुपया। मुझे ये पता है कि मैं अगर इसके खिलाफ केस फाइल करूं तो मेरे वकील ने ही, केस फाइल करने की फीस 25,000 है, प्लस 10-20,000 रुपया वकील का चार्ज करा लो, या वो जो चूना लगाएगा वो चार्ज कर लो, तो 50,000 रुपये की कॉस्ट आ जानी है। आप खुद सोचो, आपको लगता है मैं लीगल पैनल इस्तेमाल करूंगा फॉर रिकवरी ऑफ 50,000? यार मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो 50 और चला जाएगा अगर ये ना मिला तो। अगर इसने ना दिया केस फाइल होने के बाद भी, इसने जेल काट ली, लो जी जेल में बैठा लो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उल्टा मेरा 50 ये गया, 50 वो गया, लाख रुपया चला गया। सो समझो बात। हाँ, अगर यही अमाउंट इससे मैंने लेने हो 20 लाख, तो मैं केस फाइल करूंगा, क्योंकि अब मेरा लीगल बेनिफिट बहुत ज्यादा है लीगल कॉस्ट के। ट्रू, वो एक अलग बात है, नहीं वो एक और सिनेरियो होता है जिसमें हम रिकवरी कर लेते हैं, फिर बैठा रहेगा वरना जेल में, ठीक है। वो एक दो सिनेरियोज हैं, आप दो सिनेरियो, एक में बेल हो जाती है, एक में एक बेलेबल नहीं होता।
सो मैं दूसरे वाला केस फाइल करूंगा, बेलेबल ना हो, ठीक है। उसमें फिर ये होता है अगर आपको बेल चाहिए हो तो आप 1/4 है या 1/3 है, गालबन मुझे भूल गया है, वो आप पे करके बाहर आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। वेवर नहीं, इंस्टॉलमेंट पे करके, वेव करके नहीं जी। अगर उसमें फिर शर्त ये होती है कि आपने 1/4 गालबन है कि आपने पे करोगे तो आपको जमानत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और फिर बाकी आप प्रॉमिस करोगे कब कब पे करूंगा, नहीं तो फिर अंदर, ठीक है। ये इस तरह होता है। सो समझाना जा रहा था कि सम टाइम केस क्यों फाइल नहीं होते, ठीक है जी। चलो जी, इफ द ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस is made in words, spoken or written, the promise is said to be express. Or if the offer acceptance is made otherwise than in word, by behavior, the promise is said to be, पढ़िए जी example 7 और 8. अच्छा, ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना एमसी कुचल की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। अभी आपने जो गिवन है वो देख लो, कल इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा इस पे हाथ साफ करवाऊंगा। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लर्निंग के लिए थोड़े से स्टार्ट में शायद बेनिफिशियल हो जी। एग्जाम्पल 7 और 8 ख़त्म। चलो यहीं तक ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए। इंशाल्लाह कल यहीं से आगाज़ करेंगे।